very good morning, my dear students, and once again I welcome you back to the same chapter, manufacturing industries we are doing, and this is second part of the chapter. And इसमें हम क्लासिफिकेशन हम जब कर चुके हैं तो अब हम जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लेना शुरू करेंगे इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। सबसे पहले आप देखिएगा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम सारी की सारी इंडस्ट्रीज को नहीं डील करेंगे, we are only going to deal with the textile industries here, right? कुछ एक important industries के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं इसमें, जैसे कि कॉटन है, जूट है, सिल्क है, शुगर है, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। हम कुछ ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होल्ड करती है आपकी टोटल इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। टेक्सटाइल मींस जहां पे किसी ना किसी तरीके का कपड़ा बुना जाता है, क्लियर? इसमें आपका कॉटन टेक्सटाइल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? वी आर गोइंग टू डील विद in this chapter cotton, jute, silk, sugar and edible oil etc. industries are based on agriculture, कल्चरल रॉ मटेरियल, जिन्हें कहा जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले हम टेक्सटाइल को इसमें पढ़ने वाले हैं। टेक्सटाइल, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन in the Indian economy because it contributes significantly to the industrial production, employment generation and foreign exchange earning। इसलिए आप देखिए सबसे पहले जो है हम इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करती है हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की रेफरेंस में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है लार्ज स्केल, और आप देखिएगा फॉरेन गुड्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको भी अट्रैक्ट करती है अपनी कंट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इसको एक कंप्लीट इंडस्ट्री माना जाता है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टिल द लास्ट लेवल ऑफ द स्टेप। आप देखिएगा क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना एक काम कंप्लीट होता है, उससे जुड़ा ही अगला काम होता है जो वहीं उसी इंडस्ट्री में होना है। आपका पहले धागा बन गया, अब धागा बना के आप उसको छोड़ तो नहीं दोगे ना, उसके बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है, और कपड़ा बनाने से पहले आप देखिए उस धागे पर कितना काम होता है। केमिकल्स डलेंगे, उसकी डाई होती है, वो केमिकल और डाई फैक्ट्री की भी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो इस इंडस्ट्री को एक चेन ऑफ इंडस्ट्रीज माना जाता है, और ये शुरू से लेकर एंड तक इसमें जो है एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम जनरेट हो जाता है, दूसरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, इसलिए इसे चेन ऑफ इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। क्लियर? ये देखिए, it is only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to highest value added to the product। कि एज अ रॉ मटेरियल हमारे पास कॉटन आई है, हमने कॉटन को क्या किया, हमने कॉटन का धागा बना दिया, और फिर धागा बना के हम उसे छोड़ तो नहीं देंगे ना, फिर हम कॉटन का कपड़ा बनाते हैं। कपड़ा बनाने के बाद हम उस कॉटन के कपड़े को अलग अलग रंगों में उसको डाई करते हैं, उसके बाद उसमें प्रिंटिंग की जाती है, उसके बाद उसे या तो एज अ कपड़ों के थान उसे बेच दिया जाता है, या फिर उसे गारमेंट इंडस्ट्री में जाके उसके गारमेंट्स वगैरह बनते हैं। मतलब गारमेंट इंडस्ट्री में जाके गारमेंट्स बनना एक अलग काम है, लेकिन अपने आप में आप देखिए कि कॉटन एज अ रॉ मटेरियल आया था, लेकिन हमने उसको 3 स्टेजेस में एक न्यू फॉर्म दे दिया। वो एज अ थ्रेड भी यूज हो सकता है, वहां पर उसको हम एज अ रॉ मटेरियल दे सकते हैं। जब हमने उसका थ्रेड का कपड़ा बना दिया तो कॉटन का कपड़ा भी अपने आप में डिमांड क्रिएट करता है। व्हाइट कॉटन होगा तो व्हाइट कॉटन क्लॉथ डिमांड करेगा, प्रिंटेड होंगे तो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ्स डिमांड करेंगे, और फिर उसके बाद आप उसे अगर गारमेंट्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो वो भी एक अलग डिमांड जो है क्रिएट करेगा। तो हर स्टेज पे एक नई चीज बनकर आ रही है, और उसके बाद आपको उसको सेकेंड फॉर्म देना होता है। तो रॉ मटेरियल से लेकर जब तक आपकी लास्ट प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एक कंप्लीट चेन ऑफ वर्क जो है टेक्सटाइल में क्रिएट होता चला जाता है। देन ये सेम थिंग देखिए आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखाया गया है।
क्लियर, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इज बीइंग डन हियर। रॉ फाइबर है, यार्न है, फैब्रिक है, गारमेंट्स बन रहे हैं, देन फाइबर प्रोडक्शन हो रही है, उसकी स्पिनिंग की जाती है, उसको वीव किया जाता है, उसे बुना जाता है, बुनने के बाद जब वो कपड़ा पूरा बन जाता है उसके बाद उसकी डाइंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, और फिर उसको गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे दिया जाता है। तो एक कंप्लीट चेन ऑफ वर्क जुड़े हुए हैं जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे आपको जाते हैं। अदरवाइज आप देखिएगा ना कि रॉ मटेरियल आया, उसका एक गुड आपने बना दिया, फिनिश्ड गुड बना दिया, तो वो आपका बिकने के लिए मार्केट में चला जाएगा। इससे दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि यहाँ पर डाइवर्सिफाइड तरीके से काम हो रहा है। सबसे पहले एक चीज रॉ मटेरियल के फॉर्म में आई, पहले उससे एक चीज बनाई, फिर दूसरी बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, फिर चौथी बनेगी। अब आप देखिए सारे कामों में कितनी और इंडस्ट्रियल जो दूसरी इंडस्ट्रीज के फिनिश्ड गुड्स हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यहाँ पे डिमांड किया जा रहा है। यहाँ पे स्पिनिंग हो रही है, तो स्पिनिंग हाथ से तो नहीं करेंगे ना, आपने देखा है स्पिंडल्स होते हैं उसके लिए जिसमें धागे को स्पिन करके बुना जाता है, तो स्पिंडल कहीं ना कहीं किसी इंडस्ट्री में तो बन रहे होंगे ना, तो स्पिनिंग के लिए ये इंडस्ट्री स्पिंडल्स को भी डिमांड करेगी। तो अपने आप में एक कंप्लीट इंडस्ट्री है ये, इसलिए टेक्सटाइल को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। इज इट क्लियर? देन अभी हम कॉटन टेक्सटाइल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कॉटन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट एक जो रॉ मटेरियल की तरह, एग्रीकल्चरल गुड की तरह, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले लो, रॉ मटेरियल ले लो, और फिर फिनिश्ड गुड की तरह कॉटन जो है इट इज लार्जली इन डिमांड इन आवर कंट्री। और क्योंकि इंडिया, कॉटन आपने पढ़ा है ना एग्रीकल्चर चैप्टर में पढ़ा है कि एक फाइनेस्ट कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, और ओरिजिन भी इसका इंडिया में ही हुआ है, तो हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है आपका कॉटन। तो कॉटन टेक्सटाइल से स्टार्ट करते हैं हम। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में देखिए कुछ पॉइंट्स आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस पे ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि आगे का सारा चैप्टर आपका इन्हीं पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। In ancient time India, in ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning, handloom weaving techniques. Hand spinning, हाथ से, गांधी जी ने क्या सिखाया था, हाथ से अपना धागा जो है वो बुनते थे, अपना खुद का काम, मतलब इस तरीके से आपकी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाती है और आप अपनी कंट्री में अपना खुद का कपड़े की प्रोडक्शन भी कर रहे हो। तो हैंड स्पिनिंग और उसके बाद हैंडलूम होते थे। हैंड स्पिनिंग होती है जिसमें एक छोटा सा ऐसे समथिंग दैट टॉप वाली जो चीज होती है ना, जिसे कतली कहते हैं, तो हाथ से उसको ऐसे घुमा के फिर धागा यूं 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 करके उसमें बुना जाता है। और फिर हैंडलूम आ गया था, वो जो चरखा इस तरीके से चलाया जाता है। क्लियर? तो धीरे 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 उसमें फॉर्म्स चेंज होती जा रही थी, लेकिन एंशिएंट इंडिया में इन दो तरीके से हमारे यहाँ पे धागा बुना जाता था। उसके बाद देखिए पावर लूम आ गए आपके 18th सेंचुरी। यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया ना, तो अब इंडस्ट्रीज बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आपके पावर लूम्स आ गए। पावर लूम मतलब जो आपके पावर रन थे, जो आपके बिजली पे चलने वाले लूम्स थे, उसमें थोड़ा तेजी से कपड़ा बुना जा रहा है। क्लियर? Our traditional industries suffered a setback during colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. That हमें वो already पता है। हमने खादी की रेफरेंस में नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने पढ़ा ना कि खादी उस वक्त कितना महंगा होता था, लेकिन आज उसके प्राइसेस बहुत कम है, आज उसको कोई पूछता भी नहीं है। क्लियर? क्यों महंगा उस वक्त इसलिए होता था क्योंकि एक्सक्लूसिव है, हाथों से बनाया जा रहा है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल गुड्स, इंग्लैंड से बने इंडस्ट्रियल गुड्स हमारे मार्केट में भर गए और वो कपड़ा चीपली अवेलेबल है, बहुत कम प्राइसेस पे अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो हैंडमेड क्लॉथ था उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा, क्योंकि हैंडमेड है, एक्सक्लूसिव है, धीरे धीरे बन रहा है, इंडिविजुअल की बहुत मेहनत उस पर लग रही है, तो वो महंगा ही होगा। क्लियर? और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना इंडस्ट्रीज का जो एक मेजर फीचर है, इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रही है वो बल्क में प्रोडक्शन होती है, इट इज ऑन लार्ज स्केल, इट इज फॉर मासेस। तो वो जब इतना लार्ज स्केल प्रोड्यूस हो रहा है तो वो उसका कंपैरेटिवली रेट जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे सेटबैक जो है हमारी जो हैंडमेड प्रोडक्शन थी इंडिया में कपड़े की, उसको जो है एक मेजर सेटबैक झेलना पड़ा। स्टिफ कंपटीशन हो रहा था इंग्लैंड से। तो उसके बाद आप देखिएगा, ये हम ट्रेडिशनल जो एस्पेक्ट है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे
कि इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन मिल्स इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपने जो है पहले भी ये एग्रीकल्चर चैप्टर में हम जब कर चुके हैं, तो एक बार इसको मैप पे देख लेते हैं हम कि महाराष्ट्र गुजरात, आप देखिएगा आपका जो ब्लैक सॉइल का रीजन है, इधर है आपकी ब्लैक सॉइल, यस यहाँ पर ये आपका ब्लैक सॉइल का रीजन आ जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। क्लियर, मैप में आपको क्लियर है ये चीज। तो अब हम इस पे देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट को हमें जस्टिफाई करना है। ये क्वेश्चन आपका जस्टिफिकेशन में आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन मिल्स एंड कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, व्हाई, गिव रीजन, कि आपकी जो कॉटन मिल्स हैं वो लार्जली महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों कंसंट्रेटेड है। ऑब्वियस सी बात है ना कि जब कॉटन ग्रोइंग एरियाज ही ये हैं तो मिल्स तो यही कंसंट्रेट होगी, क्योंकि जो आपकी इंडस्ट्रीज है वो हमेशा ही रॉ मटेरियल के सोर्स के पास में लोकेट की जाती है। अब अगर ऐसा हो कि प्रोडक्शन तो हो रही है कॉटन की, जो प्रोडक्शन नहीं, ग्रोइंग हो रही है, हार्वेस्टिंग होती है या ग्रो किया जाता है कॉटन महाराष्ट्र में, और उसकी इंडस्ट्री लगा दी जाए असम में, तो इज इट पॉसिबल कि रॉ मटेरियल इतनी दूर से हर वक्त महाराष्ट्र से असम पहुंचाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो एरियाज जैसे आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, या फिर पार्ट्स ऑफ गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर अगर कॉटन उगेगी तो आपकी मिल्स भी यहीं पर लगाई जाएगी। 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है। लेट अस सी 5 मार्क्स में हम क्या क्या रीजन दे सकते हैं इसके। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, जो रॉ मटेरियल का सोर्स है वो आपका इसी एरिया में है। क्लाइमेटिकली ये एरिया कॉटन कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है, इसलिए आपकी रॉ कॉटन जो है यहीं से अवेलेबल होती है। अब क्योंकि ये एरिया क्लाइमेटिकली भी सुटेबल है और इस एरिया में लार्ज डिमांड भी है कॉटन क्लोथ्स की, आप देखेंगे कोस्टल एरिया है, मॉडरेट टेम्परेचर, थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिड कंडीशंस बनी रहती है, तो कॉटन क्लोथ्स की यहाँ पे हाई डिमांड भी रहती है, इसलिए एक डेवलप्ड मार्केट है कॉटन की यहाँ पर। तो मार्केट होने की वजह से यहाँ पे मिल्स को एस्टैब्लिश करना जो है वो फायदेमंद रहता है। देन ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, आपका कोस्टल रीजन है ना, आपका कोस्टल एरिया है, तो आप देखोगे ब्रिटिशर्स जब आए थे तब ये 2 ही तो पोर्ट डेवलप थे, पहले बॉम्बे पोर्ट और फिर कोलकाता पोर्ट को डेवलप किया गया। क्लियर, तो आपका ये जो पूरा कोस्टल रीजन है ये आपकी कॉटन ग्रोइंग बेल्ट है ना, तो यहाँ पर आपको डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स मिलते हैं पूरे कोस्टल एरिया में, जिस वजह से कॉटन मिल्स की एस्टैब्लिशमेंट भी यहीं पर की गई है, ताकि आपको इंटरनेशनल मार्केट में जब एक्सपोर्ट करना है कॉटन तो दूर से कहीं हिंटरलैंड से ना लेकर आना पड़े, आप यहीं पर मिल्स के थ्रू जो है अपनी प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर सकते हो पोर्ट एरिया से। तो मार्केट डेवलप है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेवलप्ड है, वैसे भी आप देखेंगे इस रीजन में रेलवे सिस्टम बहुत डेवलप्ड है, तो चाहे आपको हिंटरलैंड से लेकर आना है, दैट मीन्स अंदरूनी एरिया से लेकर आना है, या फिर पोर्ट तक आपको कोस्टल रीजन से पोर्ट तक पहुंचाना है, तो दोनों ही चीजें आपको डेवलप मिलेगी। तो ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग द पोर्ट फैसिलिटीज। उसके बाद है लेबर, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, आप देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसी जगहों से यहाँ पर माइग्रेट होकर इस टाइम पर जो है लेबर आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाती है, और चीप लेबर सप्लाई आपको यहाँ पर अवेलेबल रहती है। एंड लास्ट इज मॉइस्ट क्लाइमेट, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मॉइस्ट क्लाइमेट विल फेवर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, प्लस मॉइस्ट क्लाइमेट जो है इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉटन एज अ क्लोथ, कपड़े भी यहाँ पर लोग कॉटन के ही यूजुअली प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट कंडीशंस। क्लियर एवरीवन? So these are the 5 reasons, 1 2 3 4 5 reasons जो आप जस्टिफिकेशन में दोगे कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही क्यों शुगर मिल्स ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पे मिलता है, मार्केट ऑलरेडी डेवलप्ड है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, लेबर अवेलेबल है, चीप लेबर अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, एंड देन मॉइस्ट क्लाइमेट which favors the growth of cotton, ब्लैक सॉइल कॉटन रीजन, एंड देन उसके बाद में आपका मॉइस्ट क्लाइमेट ऑल्सो क्रिएट्स द डिमांड फॉर द कॉटन
क्लोथ्स। तो ये 5 पॉइंट्स आपने इस रेफरेंस में यहाँ पर देने हैं, राइट। This industry has a close link with agriculture and provides a living to the farmers, cotton ball pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sieving, etc. क्लियर। आप देखिए कितना लार्ज स्केल काम जनरेट करती है कॉटन इंडस्ट्री आपकी। इट इज एन इंटरफेस विद द एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज दोनों कंबाइंड हो जाती है जब एग्रीकल्चर के फाइनल प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो जितनी भी आपकी कॉटन मिल्स हैं वो जितना भी कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है उसको एज अ रॉ मटेरियल कंज्यूम करती है, क्लियर, राइट। और उसके बाद कॉटन का सिर्फ धागा नहीं बनाया जा रहा ना, कितनी सारी और चीजें हो रही है। आप ये देखिए, पहले तो फार्मर्स की इनकम जनरेट होती है, उसके बाद कॉटन बॉल प्लकर्स जो स्किल्ड लेबर उसको प्लक करती हैं कॉटन बॉल को, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। उसके बाद वर्कर्स एंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड देन सीविंग। कितने सारे काम है इसमें आगे और मतलब सब डिवाइडेड वर्क्स हैं फर्दर। तो अपने आप में एक कंप्लीट इंडस्ट्री हुई ना टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में एक कंप्लीट इंडस्ट्री हुई कि रॉ मटेरियल से लेकर जब तक हमने उसका सिल के आपको कुछ दे नहीं दिया तब तक हमने कॉटन को छोड़ा नहीं। इज इट क्लियर? तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ से जो है अलग अलग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। दिस वाज अबाउट कॉटन। द इंडस्ट्री। नाउ फर्दर कॉटन के बारे में देखें हम, कुछ एक पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल, डाइज, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कहाँ आया? सिलने के लिए आपको मशीनें वगैरह चाहिए होगी ना, इंजीनियरिंग आ गया। या फिर स्पिंडल्स होते हैं जिसपे धागा बुना जाता है, वहां पर आपका इंजीनियरिंग गुड्स ही आ रहे हैं। देन आपका पैकेजिंग मटेरियल, कितनी सारी आपको उसमें जो कार्टन्स होते हैं और पेपर होता है जो बहुत फ्लफी सा होता है, उसे क्या कहते हैं, हनी समथिंग लाइक दैट, ओके एनी हाउ। देन डाई, जब कपड़ा अब एक ही कलर का कपड़ा तो बन नहीं रहा, वाइट ही वाइट तो नहीं बन रहा ना, कॉटन तो इतना प्रिंटेड लार्जली डिमांडिंग है। तो अलग अलग तरीके से जब धागे को हम डाई करते हैं या कपड़े को डाई करते हैं तो लार्ज स्केल केमिकल्स वगैरह की जो है वो डिमांड आ रही है। तो ये इंडस्ट्री जो है दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है क्योंकि ये इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्रीज के गुड्स की डिमांड करती है, क्रिएट करती है। इज इट क्लियर? देन while spinning continues, this is another statement that you need to justify। आपको इसका भी रीजन देना पड़ेगा। while spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized। give reason, right? कि धागा बुनने का जो काम है वो लार्जली महाराष्ट्र और गुजरात में ही किया जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर डिजाइनिंग की जाती है, जब उससे कपड़ा बुना जाता है, उसको वीव किया जाता है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। सेंट्रलाइज्ड क्या होता है? एक ही जगह पे। आपने सिविक्स में पढ़ा है ना, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, सॉरी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एक ही जगह पे और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स अलग अलग जगहों पे। तो जब उसका धागा बुना जा रहा है वो सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात या तमिलनाडु में ही किया जाता है, लेकिन जब उसको कपड़े पे डिजाइनिंग की बात आती है, उस पर वीव करते हैं, तो अलग अलग जगहों पे किया जाता है। अब आप देखिए हमारी कंट्री में कितनी ही तरह की साड़ियां प्रोड्यूस होती है। ये देखिए traditional silks and designs of weaving in cotton, zari, embroidery, etc. India has world class production in spinning, but weaving supplies low quality। ओके, इस पे हम बाद में आएंगे, पहले ऊपर का पॉइंट जस्टिफाई करते हैं कि हमारे इंडिया में जो है वो जो आर्टिजन्स हैं, जो लोग घरों में बैठ के कपड़ों पे स्पेशल डिजाइनिंग की जाती है। आप देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है हमारी हर स्टेट की, चाहे आप गुजरात चले जाओ, उनका अपना एक अटायर और कल्चर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वुलन सूट्स जो हैं यहाँ से आते हैं, उन पे स्पेशल एम्ब्रॉयडरी की जाती है। पंजाब आप चले जाओ, उनका अलग ही
एक कल्चर है जो दुपट्टे इतने हेवी सुंदर एम्ब्रॉयडरी के साथ बनाए जाते हैं, क्लियर। उस तरीके से आपका जो साउथ इंडिया है वहां पर कपड़े पे अलग अलग डिजाइनिंग की जाती है जिसमें कि उसका ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस डिजाइनिंग का अलग अलग स्टेट का जो कल्चर वो नजर आता है इस डिजाइनिंग में। इसलिए जो कपड़ा धागा बन रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पे बनाया जा रहा है, लेकिन जब उससे कपड़ा बुना जाता है तो वो लोकल डिजाइन्स को इनकलकेट करने के लिए अलग अलग जगहों पे उसका डिजाइनिंग के लिए कपड़ा अलग अलग जगहों पे बनाया जाता है। इज इट क्लियर? दैट इज वाई जो आपका थ्रेड बन रहा है दैट मीन्स आपका जो स्पिनिंग है वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन जो आपका वीविंग है उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड, दिस आंसर इज, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है देखिए, टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइंस ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्सेट्रा। के देश के अलग अलग कोने में जो आर्ट फॉर्म कपड़ों पे उतारी जाती है उसको सब तक पहुंचाने के लिए कपड़ा जो है वो अलग अलग जगहों पे बुना जाता है। India has world-class production in spinning, but weaving supplies the quality of low fabric as it cannot use much of the high-quality yarn produced in the country. ये हमने स्टेटमेंट आपने इकोनॉमिक्स में भी मैंने आपको बताया था ना कि हम जब जो हमारी सॉरी इकोनॉमिक्स नहीं एग्रीकल्चर में पढ़ा था हमने जब हम कॉटन के बारे में पढ़ रहे थे कि इंडिया में ही ओरिजिन हुआ है कॉटन का एंड इंडिया प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी कॉटन इन द वर्ल्ड, लेकिन वो सारा का सारा कॉटन जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, इंपोर्ट करके हमारे लिए अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए थोड़ा सा लो क्वालिटी का कॉटन जो है इंपोर्ट किया जाता है और उसके ऊपर फिर हमारे कॉटन के क्लोथ्स जो फैब्रिक आगे बनता है वो उस पे बनाया जाता है। इसीलिए ये कहा गया है दैट इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, क्योंकि स्पिनिंग के बाद हमारा इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट हो जाता है और बाहर से जो आया है वीव होके उस पे हम काम करते हैं, इसलिए हमारी वीविंग जो है वो थोड़ी सी लो स्टैंडर्ड है और जो स्पिनिंग है कपड़े की वो हाई स्टैंडर्ड है और उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावर लूम एंड इन द मिल्स। हैंडलूम बिल्कुल जो हाथ से चलाए जाते थे, पावर लूम हैंडलूम से बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी रन है, और थर्ड कैटेगरी है इसमें मिल्स जहां पर आपकी बड़ी बड़ी मशीन्स इंडस्ट्रीज में रन कर रही है धागा बनाने के लिए। तो तीन अलग तरीके से हमारी कंट्री में जो है धागा पहले बनाया जाता था, अब तो लार्जली इंडस्ट्रीज में ही बनता है, राइट। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये खादी का जो है कॉन्सेप्ट, ये तो आपको पता है ना कि हमारा खादी जो है वो नेशनलिज्म पूरा इसी पे बेस्ड था। हमारा इंडिया का जो स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट चली थी, वो इसी पे बेस्ड थी कि हमें फॉरेन गुड्स नहीं पहनने हैं, इंग्लैंड के भेजे हुए कपड़े नहीं पहनने, हम अपना खादी पहनेंगे। उस वक्त पे खादी की बहुत डिमांड होती थी, लेकिन अब उसका प्राइस जो है काफी हद तक फॉल हो गया है, और क्योंकि कहीं ना कहीं गांधीयन फिलॉसफी में खादी की बहुत इंपॉर्टेंस थी और हमारा अपना घर का बना हुआ कपड़ा था, इसलिए इसको आज भी जिंदा रखा जा रहा है। तो आप देखोगे अलग अलग स्टेट्स में खादी आश्रम भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, और सब्सिडाइज रेट पे वहां पर खादी जो है अवेलेबल किया जाता है, और खादी को लार्ज स्केल प्रमोट भी किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक ग्रास रूट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। आप सारा ही कपड़ा मिल्स में बनवा दो, लेकिन उससे क्या होगा, मिल्स में जितना काम मशीन करेंगी उतने वहां इन लोगों की तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए आपकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आपने जरा ध्यान देना है, why is it important for the country to keep the mill sector looms lower than the loom and the handloom, power loom and the handloom, कि आपकी जो मिल सेक्टर लूमेज है उसको हमें पावर लूम और हैंडलूम से कम रखना है, क्योंकि मिल्स में तो एक ही बार सारी कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं होगी ना, वहां तो मशीनें काम कर रही है। तो मिल्स की लूमेज, मिल्स की लूमेज का मतलब है कि जो कपड़ा मिल्स में बनाया जा रहा है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू
पावर लूम एंड हैंडलूम। जो पावर लूम मतलब जो वो पावर पे ही चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, लेकिन वो इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसमें भी इंसानों की जरूरत रहती है। लेकिन अगर मिल्स की बात करें तो मिल्स तो कंप्लीटली इट इज बेस्ड ऑन मशीन्स, और वहां पे आपका सारा जो है काम मशीन पे होगा, तो लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसलिए आपकी पावर लूम जो है और हैंडलूम जो है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू योर मिल सेक्टर लूमेज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया है। क्लियर? ओके, सो कॉटन के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो है आपका जूट। और जूट की रेफरेंस में आप देखिएगा कि जूट जो है, मैंने आपको, हमने एग्रीकल्चर चैप्टर भी जब हमने पढ़ा था तब भी जूट के बारे में मैंने आपको ये बताया था ना कि जूट टेक्सटाइल इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। क्योंकि ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एग्रीकल्चर चैप्टर में कि पार्टीशन से पहले बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इंडिया ओनली ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो जितनी भी जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे वो इंडिया को ही बिलोंग करते थे, तो फर्स्ट प्रोड्यूसर था उस वक्त पे। लेकिन अब जब पार्टीशन हुआ है तो बांग्लादेश इज द फर्स्ट प्रोड्यूसर और उसके बाद हमारा इंडिया है। तो बांग्लादेश जब पार्टीशन हुआ तो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज जो थे वो बांग्लादेश चले गए और जूट की मिल्स जो हैं वो इंडिया में ही रह गई। अभी आप देखेंगे most of the mills are located in the West Bengal, mainly along the banks of river Hooghly in a narrow belt. West Bengal की एक बहुत important river है आपकी हुगली रिवर, उसके banks पे आपको जो है maximum concentration of jute mills वहां पर मिलेंगी। लेट अस सी, इसके भी हम 5 रीजन देने की कोशिश करेंगे कि क्यों। ये आपका हुगली बेसन है यहाँ पर, क्लियर? ये देखिए आप, यहाँ पर आपका हुगली बेसन शो किया हुआ है इसमें। तो जो आपका ये एरिया है वेस्ट बंगाल का, जो एरिया है हुगली बेसन का, हुगली रिवर से बनता है, मैंने उस दिन भी समझाया था ना, डेल्टिक रीजन में जो है सबसे ज्यादा आपका जूट जो है वहां पर प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि फर्टाइल सॉइल, फाइनेस्ट एलुवियम एंड देन अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर इन द डेल्टिक रीजन। तो उस वजह से यहाँ पर हुगली बेसन में आपके जो है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स आपको मिलेगी। क्यों? 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है और इसको हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। प्रॉक्सिमिटी मींस क्लोजनेस। पहले ही बता दिया था कि बांग्लादेश में चले गए, लेकिन अब वेस्ट बंगाल में और असम में जो जूट की प्रोडक्शन हो रही है वो नियर बाय है हुगली बेसन के, इसलिए क्लोजनेस या नियरनेस टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। मिल्स को क्या चाहिए? पास में ही रॉ मटेरियल होना चाहिए। इसलिए जो एक कॉटन वाला भी सेम था कि महाराष्ट्र और गुजरात में क्यों मिल्स कंसंट्रेटेड है, क्योंकि कॉटन ग्रोइंग एरियाज वो है। तो हुगली बेसन में इसलिए कंसंट्रेटेड है क्योंकि जूट ग्रोइंग एरियाज बिल्कुल पास में ही है। देन प्रॉक्सिमिटी टू द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया। सेकेंड इज इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। ये ऑलरेडी हम कॉटन की रेफरेंस में भी कर चुके हैं। तो आप देखिएगा जब हम इंडस्ट्री की लोकेशन के फैक्टर्स पढ़ेंगे ना तो यही फैक्टर्स वहां पे भी रिपीट होंगे। क्लियर? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी क्लोज बाय एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी वेल डेवलप्ड। अभी आप ये देखिए, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ railways, roads and waterways to facilitate the movement of raw material to the mills। के इस एरिया में पोर्ट फैसिलिटीज होने की वजह से, आई टोल्ड यू ना, बॉम्बे डेवलप हुआ था और फिर कोलकाता उन्होंने सेकंड डेवलप किया था अपने हिसाब से। तो कोस्टल रीजन है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज जो है वो अच्छी डेवलप है। अब कोस्टल रीजन है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मदद करता है, लेकिन आप देखिएगा इनका इनलैंड नेविगेशन भी
पानी का ट्रांसपोर्ट एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है यहाँ पे। इनलैंड नेविगेशन मीन्स अंदर, स्टेट के अंदर ही जो नदियां हैं उसमें भी बहुत सारी जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम इनका डेवलप्ड है। तो चाहे वो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल को अपनी हार्वेस्टिंग ग्राउंड से मिल्स तक पहुंचाने की बात हो, तो इनका इंटरनल नेविगेशन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जो वाटर रूट्स हैं वो दोनों ही डेवलप्ड है। देन अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, क्योंकि रॉ जूट एग्रीकल्चर चैप्टर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जूट जो है एक बहुत ही हार्ड फाइबर होता है, उसको प्रोसेसिंग, उस पर काम करने शुरू करने से पहले उसे पानी में काफी दिनों तक मर्स करके रखा जाता है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पानी की जरूरत पड़ती है जो जूट की इंडस्ट्रीज होती है। तो अबंडेंट ऑफ वाटर सप्लाई, ये नदियां जो डेल्टिक रीजन है यहाँ पे नदियां काफी जो हैं वो मिलती हैं बिफोर मर्जिंग इनटू द सी, तो वो अच्छा सोर्स ऑफ वाटर इनका रहता है। देन चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल फ्रॉम द एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। कंपैरेटिवली आपको पता है ना, माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन एरियाज से जो है माइग्रेट होकर लेबर्स काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो बिहार से लोग पंजाब हरियाणा तब आते हैं जब उन्हें पता है कि पंजाब हरियाणा में इस वक्त सीजन है, तो वो पंजाब हरियाणा आएंगे। लेकिन जब उनके पास में काम रहता है तो वो वेस्ट बंगाल जैसी जगहों में अपने लिए काम ढूंढने के लिए जाते हैं। तो चीप सप्लाई रहती है यहाँ पर लेबर की, इसलिए फैसिलिटेट करता है। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट, क्योंकि कोलकाता एक अपने आप में, आप देखिएगा कितना बड़ा हमारी कंट्री की एक स्टेट है और अपने आप में मेट्रोपॉलिटन सिटी है एक बहुत बड़ी, तो अच्छी खासी अर्बनाइज्ड सेंटर होने की वजह से बैंकिंग फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटीज, जो एग्लोमरेशन इकोनॉमीज जिन्हें कहा जाता है, अट्रैक्ट करती हैं आसपास के एरिया से फैसिलिटीज ये जगह। इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग जो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो काम है वो लार्ज स्केल में चलता है। तो जूट मिल्स जो हैं इस रीजन में कंसंट्रेट इन कारणों से हैं ज्यादातर। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, abundant water for processing, cheap labor, and Kolkata as a urban center provide various other facilities which are important for export import related activities. Is it clear? हुगली बेसन के बारे में जूट मिल्स यहाँ पे क्यों ज्यादा कंसंट्रेटेड है, 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखेंगे शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ेंगे। शुगर इंडस्ट्री, इट स्टैंड्स सेकेंड एज द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंसारी, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये हमारी इंडिया की ही प्रोडक्शन है, मतलब इनकी ओरिजिनेशन इंडिया में ही हुई है लार्जली, इसलिए फर्स्ट प्रोड्यूसर इसका हम है, क्योंकि ये हमारे ही देश की एक चीज है जो हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस करनी शुरू की गई है। क्लियर? सेकंड, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की। क्या है इसका रॉ मटेरियल? शुगर केन। बल्की क्या होता है? बड़ा, जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह। इसकी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है आपको बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े बड़ी ट्रॉलियों के फॉर्म में वो चाहिए होते हैं। और इसका एक लॉस क्या रहता है? इन द हॉलेज its sucrose content gets reduced। तो शुगर केन ग्रोइंग एरियाज जो हैं उन्हीं के पास आपको शुगर केन मिल्स मिलेगी, क्योंकि शुगर केन जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे एक जगह से दूसरी जगह, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तो धूप से, पानी से गन्ने का जो सुक्रोज कंटेंट है, हॉलेज मतलब उसको सड़क पे जब हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतारते हैं तो वैसे तो भाड़ा होता है, फेयर होता है हॉलेज, लेकिन जो एरिया कवर करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन जो कवर करना पड़ेगा, अगर वो ज़्यादा होगा तो धूप से जो है गन्ने का
उसका जूसी कंटेंट जिसे सुक्रोज कहते हैं वो कम हो जाता है। इसलिए मिल्स का शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज के नजदीक होना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें रहता है। क्लियर? द मिल्स आर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश, क्योंकि यही एरियाज हैं जो शुगर केन प्रोड्यूस भी करते हैं। और ये हमने प्री कंडीशन मान ली है ना कि इंडस्ट्रीज कहाँ पर लोकेट की जाती है। इंडस्ट्रीज वहां लोकेट की जाती है जहां नियर बाय एरियाज में उसका रॉ मटेरियल का सोर्स होता है, इंडस्ट्रीज को वहां लोकेट किया जाता है। राइट? Then 60% of the mills are in उत्तर प्रदेश एंड बिहार, क्योंकि ये दो स्टेट्स जो हैं वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में शुगर केन के। द इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। सीजनल मतलब एनुअल क्रॉप है, साल में सिर्फ एक बार फसल आती है इसकी, क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड बहुत लंबा होता है तो पूरी साल इसको लगती है, इसलिए इसको सीजनल कहा जाता है। जिस वक्त हार्वेस्टिंग का काम रहेगा या साल में बीच में कुछ ही टाइम ऐसा होता है जब खेतों में काम करने की जरूरत पड़ती है, और लार्ज पूरे साल के लिए ऑलमोस्ट गन्ना जो है आपकी फील्ड को कवर करके रखता है, एनुअल फसल होती है इसकी। तो सीजनल है ये नेचर में, इसलिए इसको आइडियली कोऑपरेटिव सेक्टर के अंडर किया जाता है। तो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई, गिव रीजन? क्लियर? इसका आंसर आपकी बुक में दिया नहीं हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि कोऑपरेटिव सेक्टर में क्यों किया जाता है अगर इसका नेचर सीजनल है। तो वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर में जब आप काम करोगे, सीजनल का क्या मतलब है कि एक टाइम ऐसा होगा साल में जब आपके पास काम है, बाकी आप काफी हद तक खाली रहते हो। तो जब खाली रहते हो तो उस वक्त खाना पीना नहीं है, घर नहीं चलाना, अपना फैमिली नहीं देखनी है। तो जब आप कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे हो, आपको इस तरह की इनसिक्योरिटीज जो है आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन्स, आपकी लोन की प्रॉब्लम्स और जो आपके दूसरे क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, किसी और तरह के रिसोर्सेज आपको चाहिए, वो कोऑपरेटिव सेक्टर में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए इसको सीजनल होने के बावजूद कोऑपरेटिव सेक्टर में करते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटीज जो है फार्मर की वो खत्म कर देता है व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कोऑपरेटिव सेक्टर। क्लियर? In recent year, there is a tendency for the mills to shift to concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. तो अभी जो है जो स्टेट्स हमने यहाँ पे पढ़ी है, इनके अलावा यहाँ ये दूसरी तरफ जो वेस्टर्न पार्ट है हमारे, वहां पर भी जो है मिल्स कंसंट्रेट करनी शुरू हो गई है, मूव करनी, शिफ्ट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र वाले एरिया में भी शुगर केन की अब प्रोडक्शन की जा रही है। और आप देखिएगा यहाँ जो शुगर केन की प्रोडक्शन की जा रही है वो बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें सुक्रोज कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा जूसी बन रहा है। तो this is because the cane produced here has a higher sucrose content. The cooler climate also ensures longer crushing season. Moreover, the cooperatives are more successful in these states. क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखिए कॉटन मिल वर्कर्स ऑलरेडी कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं। गुजरात में आप देखिए मिल्क वर्कर्स, जो ऑपरेशन फ्लड मिल्क से रिलेटेड था ना, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की ही शुरुआत थी। तो इन एरियाज में कोऑपरेटिव्स ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इसलिए गन्ने की खेती यहाँ पे सक्सेसफुल हो रही है महाराष्ट्र वाली साइड में। एक तो कूल क्लाइमेट रहता है, कूल क्लाइमेट जो है लंबे समय तक गन्ने को सेफ रखता है, उसका सुक्रोज कंटेंट को सूखने नहीं देता है। तो इस वजह से ये फैक्टर्स जो है फेवरेबल है वेस्टर्न पार्ट के लिए। तो वहां पर भी अब गन्ने की मिल्स जो हैं वो शिफ्ट हो रही है टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड ऑल। इज इट क्लियर? समझ आ गई आपको बात यहाँ तक? ऑल राइट, दिस वॉज अबाउट शुगर इंडस्ट्रीज। और देख लेते हैं इसके आगे क्या है। दिस इज द मैप ऑफ आवर इंडिया। ऑल राइट, नाउ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारी खत्म हो गई है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कॉटन के बारे में, उसके बाद जूट के बारे में, उसके बाद शुगर के बारे में। कॉमन चीज इसमें यही रहेगी, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में कॉमन आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट गवर्न्स लोकेशन ऑफ अ इंडस्ट्री, के इंडस्ट्री की लोकेशन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बाद अब हम करेंगे आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मीन्स जो जिनका रॉ मटेरियल मिनरल्स की फॉर्म में है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल। यहाँ हम क्लासिफाई नहीं कर रहे कि मेटालिक मिनरल है या नॉन मेटालिक मिनरल है, हम सिर्फ मिनरल्स की बात कर रहे हैं। इज इट क्लियर?
तो इंपॉर्टेंस ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए? जब हमने पहले एक स्टेटमेंट दे दी कि इट इज द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, तो ये क्वेश्चन तो रह ही नहीं जाता ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंडस्ट्री है, सारी की सारी इंडस्ट्री उसकी प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आयरन की आप देखेंगे शीट्स बनाई जाती है, स्टील की ऐसे शीट्स बनाई जाती है बड़ी बड़ी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज में। फिर उन शीट्स को दूसरी फॉर्म्स में चेंज किया जाता है जब उन्हें दूसरी इंडस्ट्रीज में हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो बेसिक इंडस्ट्री है। आपने एक सुई से लेकर एक जहाज तक बनाना है तो आप या आयरन लोगे या स्टील लोगे, नहीं तो आयरन और स्टील को कंबाइन करके एल्यूमिनियम बनाओगे उसमें से। क्लियर? तो आपका जो आयरन एंड स्टील इंपॉर्टेंट क्यों है एक बार रीड कर लेते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री, चाहे हैवी इंडस्ट्री है, मीडियम वेट इंडस्ट्री है, लाइट इंडस्ट्री है, डिपेंड ऑन इट फॉर द मशीनरी। अगर आपको एक छोटा सा पेच भी चाहिए ना, आप जो नट एंड बोल्ट्स यूज करते हो ना चीजों को टाइट करने के लिए, वो पेच भी आपका आयरन से ही बना होगा, आयरन का होगा नहीं तो स्टील का होगा। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक इंडस्ट्री है जिनके ऊपर बाकी सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। स्टील इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। आप कितनी चीजें अपने घर में ही देख लो आपको स्टील की नजर आएगी। क्लियर? लार्ज वैरायटी, क्योंकि हर जगह हम आयरन यूज नहीं कर सकते हैं, तो आयरन का ऑल्टरनेटिव हम स्टील की फॉर्म में निकाल रहे हैं। क्लियर? तो आयरन और स्टील जो है वो हमारी सारी ही इंडस्ट्री की डिमांड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट, production and consumption of steel is often regarded as index of country's development। कितना स्टील आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, उससे आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ का पता चलता है। दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज रनिंग, आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है आप जितना आयरन एंड स्टील कंज्यूम कर रहे हो। देन iron and steel is heavy industry because all the raw material as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transportation cost। iron और steel जो है वो आपका बल्कि गुड है ही है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जो है वो ज्यादा लगती है। इज इट क्लियर? तो इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। देन जो मैंने एक कॉमन क्वेश्चन कहा था कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी इंडस्ट्री की लोकेशन डिटरमिन करते हैं। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको आता है। इज इट क्लियर? और बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्लियर? तो अभी हम चाहे कॉटन इंडस्ट्री की बात करें, चाहे जूट, शुगर, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, आगे जितनी भी इंडस्ट्री करेंगे उन सब के रेफरेंस में ये एक कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर दैट डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो आप ये पॉइंट्स लिखोगे। और अगर आपसे स्पेसिफिक पूछा गया है जूट के लिए या कॉटन के लिए, फिर आप स्पेसिफिक पॉइंट्स दोगे जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इज इट क्लियर? ऑलराइट, लेट अस सी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। किसी भी फैक्ट्री की रेफरेंस में आप ले लो, किसी भी इंडस्ट्री की रेफरेंस में आप ले लो, हमने फर्स्ट पॉइंट ही ये किया कि रॉ मटेरियल जो है वो नजदीक में अवेलेबल है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो हमेशा ही रॉ मटेरियल के पास में डेवलप की जाती है। ऐसा नहीं है कि उड़ीसा में स्टील की प्रोडक्शन हो रही है, स्टील वहां प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और उसकी फैक्ट्री हमने जाके लुधियाना में लगाई हुई है, तो उड़ीसा से हर दिन रॉ मटेरियल लुधियाना पहुंचेगा, ऐसा नहीं है। रॉ मटेरियल जो है सोर्स के नजदीक ही आपकी इंडस्ट्री जो है वो लोकेट की जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में आपने किए हुए हैं ना, तो सबसे पहले लैंड जो देखेंगे हम इंडस्ट्री की, वो रॉ मटेरियल के सोर्सेज के नजदीक ही देखते हैं ताकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो जाए। देन चीप लेबर। अब मैक्सिमम चीजें जितनी भी हमने पढ़ी, चाहे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर रहे थे या हम इंडस्ट्री कर रहे हैं, जूट कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, टी की प्लांटेशन के बारे में हमने पढ़ा, या फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील, आप किसी में भी देख लो, अल्टीमेटली लेबर की सप्लाई तो आपको जरूरी चाहिए। और लेबर की सप्लाई किसी एक टाइम पे नहीं,
थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर अवेलेबल होना चाहिए। एंड सेकेंड क्राइटेरिया इज कि चीप लेबर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा ना किसी चीज की प्रोडक्शन में, तो आप समझो कि वो सारी कॉस्ट कंज्यूमर से ही निकलेगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करेगा अगर जो प्रोड्यूसर है, तो वो इन्हीं चीजों में कॉस्ट कटिंग करता है, लेबर सप्लाई एंड रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। अगर कॉस्ट ज्यादा आएगी तो उसका प्राइस भी जो है वो बढ़ेगा, और वो कॉस्ट फिर हमसे ही निकलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। चीप लेबर अवेलेबल होना जरूरी है। जहां पर इंडस्ट्री का नेचर है कि वहां स्किल्ड लेबर चाहिए, तो वहां पे स्किल्ड लेबर की इजी अवेलेबिलिटी होना जरूरी है। द नेक्स्ट इज अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मशीन्स है, किस पे चलती है? आपकी इंडस्ट्री है, किस पे चलेगी? फैक्ट्रीज है, किस पे चलती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो फेवरेबल होनी चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ। अगर इंडस्ट्रीज को ग्रो करवाना है तो गवर्नमेंट को अच्छे रेट्स पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देना जरूरी है। नेक्स्ट इज गुड बैंकिंग फैसिलिटी। आपने एग्लोमरेशन का कॉन्सेप्ट अगर कभी सब पढ़ा हो इससे पहले, वैसे तो इसी साल में था एग्लोमरेशन का कॉन्सेप्ट भी। तो आप ये देखिए, बैंकिंग फैसिलिटीज जो है एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज। अगर आपने एक इंडस्ट्री लगाई है, उसके पास आपको बैंक्स की फैसिलिटी मिल गई है, मार्केट की फैसिलिटी मिल गई है, जो वहाँ के इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल मिल गए हैं, हॉस्पिटल मिल गए हैं, तो वो एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है दूसरी इंडस्ट्रीज के आने के लिए। अब उस एरिया में जब सारी फैसिलिटीज है तो वहां पर और इंडस्ट्रीज भी आएंगी। इसे कहते हैं एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। जब आपका एक फैक्टर, मतलब एक आपकी जो फैसिलिटी है, एक इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसके आसपास आपको फैसिलिटी मिलनी शुरू हुई, अब वो फैसिलिटीज दूसरी और इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करेंगे। इसे एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहा जाता है। तो बैंकिंग फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए हर टाइम पे अपने घर का कैश तो कोई यूज नहीं करेगा ना। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स। अब अगर इंडस्ट्रीज के छोटे मोटे कामों के लिए, कैश अवेलेबिलिटी के लिए हर बार अगर बड़ी बड़ी सिटीज में जाना पड़े बैंकिंग फैसिलिटीज के लिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हो, चाहे फार्मर्स की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज की बात हो, इजी अवेलेबिलिटी एंड बैंकिंग फैसिलिटीज शुड बी नियर बाय। देन गुड रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। आपकी इकोनॉमी को हम मूव करता हुआ तभी देख पाएंगे जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का सिस्टम है। अदरवाइज आपकी जितनी बड़ी प्लानिंग है, चाहे जितनी छोटी प्लानिंग है, वो सिर्फ ऑन पेपर ही रह जाएगा, until and unless you have good and developed system of ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। आप अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे? अपने वर्क प्लेस तक पहुंच नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे? पहुंच गए और किसी के साथ बातचीत नहीं हो रही, इंटरेक्शन नहीं हो रही, तो काम कैसे होगा? सो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, चाहे वो डिस्टेंट कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ऑन द स्पॉट कम्युनिकेशन हो, सब कुछ बहुत जरूरी होता है इंडस्ट्रीज के होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डेवलप्ड मार्केट। आपने जो इंडस्ट्री लगाई है, आप उसके लिए एक प्री रिक्विजिट है, प्री कंडीशन है, आप चेक करोगे कि क्या वहां पर उस चीज की डिमांड है या नहीं। अब महाराष्ट्र जैसी जगह में आप वुलन क्लॉथ्स की इंडस्ट्री लगा दो, तो क्या वो वहां पर डिमांड किया जाएगा? उनका पूरी साल एक ही टेम्परेचर रहना है, वो ऊपर जाता ही नहीं है, नीचे उतरता ही नहीं है, तो उन्हें वुलन्स की जरूरत क्या है? वहां पर कहाँ से डिमांड आ जाएगी? इज इट क्लियर? तो डेवलप्ड मार्केट होना जरूरी है फॉर द सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्री। देन गुड डिमांड इन द मार्केट। ओके, डेवलप्ड मार्केट, ऑलरेडी एक डेवलप्ड मार्केट होनी चाहिए, और फिर उस मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी होनी चाहिए। एंड लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका गवर्नमेंट पॉलिसी। आप देखिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज को हम फॉलो करते हैं ना, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं ना, लिबरल ट्रेडिंग या फिर हम स्ट्रिक्ट ट्रेडिंग करते हैं। क्लियर? लिबरलाइजेशन क्या होता है कि जब हम किसी कंट्री के साथ अपने ट्रेड रिलेशंस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करके ट्रेड को लिबरल कर देती है। इज इट क्लियर? ऐसे ही आप देखिएगा, जब गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहती है तो उसके टैक्सेशन का सिस्टम, उसके लाइसेंसिंग का सिस्टम कम कर देती है, हल्का कर देती है। और जब गवर्नमेंट चाहती है कि ये इंडस्ट्री
इन्वायरमेंटल कंसर्न से या किसी और कंसर्न से कंट्री के फेवर में नहीं है, तो उसके अगेंस्ट पॉलिसीज को जो है स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लार्ज स्केल डिपेंड करेगी आपकी कि इंडस्ट्री कहाँ पे डेवलप की जाएगी और कहाँ पे नहीं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन जनरल इंडस्ट्रीज की लोकेशन की रेफरेंस में आता है। क्लियर? देन आप देखिएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू, पता है छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है आपका? मैप कहाँ गया हमारा इंडिया का? यस, सो दिस पोर्शन ऑफ योर ओवर हियर इज योर छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील, let me just come back, yes, Chota Nagpur Plateau region has the maximum concentration of your iron and steel industry. क्यों? क्योंकि इसके आसपास का जितना भी एरिया है, आप देखिएगा उड़ीसा में राउरकेला जैसी जगहें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके स्टील के लिए, मिनरल्स बेस वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका स्टील का। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास आपको बहुत सारी आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। इट इज लार्जली बिकॉज, रीजन दिया हुआ है, क्वेश्चन ये बनता है, इसका रीजन जो है ये 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है। आप ये इसका रीजन देखिए, इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ दिस रीजन हैज इट्स डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, के रॉ मटेरियल का सोर्स है यहाँ पे, और ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। सिर्फ यहीं पर नहीं मिलेंगे, लेकिन लार्जली यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है नियर बाय है, इसलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है एक अच्छी बेल्ट है आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। These include low cost iron ore, high grade raw material in the proximity, cheap labor, vast growing potential in the home market। तो सारे के सारे ये फैक्टर्स आ गए ना इवेंचुअली। तो अगर आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज की इतनी कंसंट्रेशन क्यों है, तो यू कैन इजीली गिव दीज पॉइंट्स देयर ऑल्सो। इज इट क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर विद रेफरेंस टू आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन जनरल। क्लियर? देन नेक्स्ट है आपका, ओके दिस इज डन। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अभी आप देखिए आयरन एंड स्टील हर जगह बहुत बल्कि गुड्स है, ये बहुत हैवी गुड्स है ये। क्लियर? तो हर जगह पे आपको स्ट्रेंथ तो चाहिए, लेकिन वेट नहीं चलेगा। अब आपके एरोप्लेन्स हैं, अगर आपके एरोप्लेन्स आयरन के बनते तो क्या वो उड़ पाते? राइट? तो कहीं कुछ ऐसी चीजें भी हमें बनानी है जिसमें स्ट्रेंथ की तो जरूरत है, लेकिन वेट की जरूरत नहीं है। आप अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका जो मेन गेट रहेगा वो आयरन का होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्ट्रेंथ चाहिए। नॉट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू कम इनसाइड, कभी भी कोई भी अंदर घुस जाए ऐसा नहीं होता। क्लियर? और बच्चे हैं तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग आयरन गेट्स होना जरूरी है। लेकिन अगर आप अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे आपका, तो अब लार्जली कंस्ट्रक्शन वर्क में एल्यूमिनियम के विंडो पेन्स, विंडोज, डोर्स, फर्नीचर तक भी आप देखिएगा एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स देखिए आप, शॉपिंग सेंटर्स देखिए आप, लार्जली एल्यूमिनियम का यूज हो रहा है। और इसी तरीके से आपका जो एयरक्राफ्ट है, आपका जो एरोप्लेन है, वो भी एल्यूमिनियम से बनता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ तो पूरी रहेगी लेकिन आपको इसमें वेट नहीं मिलेगा, इसलिए ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है आयरन एंड स्टील का। क्लियर? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलरी इंडस्ट्री। मेटलरी मीन्स मेटल के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज मेटलरी इंडस्ट्री। इट इज लाइट रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन मीन्स खुरदरा, बहुत जल्दी ये खुरदरा नहीं हो जाता, और लाइट वेट होता है, तो लार्जली इसको डिमांड किया जाता है। A good conductor of heat, malleable and becomes strong when it is mixed with other metals. It is used to manufacture aircraft utensil, wires, etc. आप देखिएगा कि एयरक्राफ्ट के अलावा इसको एल्यूमिनियम को वायर, एल्यूमिनियम वायर होती है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में आपकी एल्यूमिनियम और कॉपर की वायर्स यूज की जाती है। तो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से लार्ज स्केल डिमांड रहती है आपकी एल्यूमिनियम की। आप देखिएगा होम बेस्ड आपका जो कुकवेयर होता है उसमें भी एल्यूमिनियम का काफी हद तक यूज किया जाता है। देन इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर,
zinc and lead in number of industries. Recently it has developed a huge market क्योंकि ये एक अच्छा substitute दे रहा है इन heavy minerals का. इन heavy metallic minerals के बजाय हम इस mineral को एल्यूमिनियम को यूज करते हैं. Regular supply of electricity is necessary for efficient running of this industry. रेगुलर सप्लाई हम सिर्फ इसी इंडस्ट्री की रेफरेंस में नहीं कह रहे, रेगुलर सप्लाई तो हर इंडस्ट्री की रेफरेंस में जरूरी है ही है. देन अश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी एक बात कॉमन है सबके लिए. चीप लेबर, अगेन कॉमन. एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री इज लोकेटेड इन ओडिशा में मिलेगा, वेस्ट बंगाल आप देखिए, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. तो ये इंडस्ट्री रिसेंटली डजंट मीन 2-3 साल, अराउंड 15-20 ईयर्स बैक इसने बहुत ज्यादा इम्प्यूटस लिया है, बहुत अच्छे से ये इंडस्ट्री ग्रो की है. एल्यूमिनियम, इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूट ऑफ आयरन एंड स्टील एंड वेरियस अदर मटेरियल्स. उसके बाद हम आते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज पे. अभी आप देखिए केमिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर पे वापस जाइए, एग्रीकल्चर चैप्टर पे, सॉरी मैं बार बार सेक्टर बोल रही हूँ. ओके, एग्रीकल्चर चैप्टर पे वापस जाइए. ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हो सकता अगर वो एक पैकेज टेक्नोलॉजी नहीं होता और उस पैकेज में केमिकल्स इंक्लूड नहीं होते? क्लियर? आपका ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि आपका जो खेती बाड़ी है उसमें आज लार्ज स्केल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. प्रोडक्शन तो बढ़ गई है, हम नेगेटिव पार्ट को भी तो डिस्कस करना चाहिए ना. प्रोडक्शन तो बढ़ गई है लेकिन हेल्थ हैजर्ड्स कहाँ जा रहे हैं वो सोचने लायक है. क्लियर? तो केमिकल इंडस्ट्रीज ने रिसेंटली बहुत ज्यादा ग्रो किया है. आपके जितने कॉस्मेटिक्स है केमिकल बेस्ड है, आपके जितने सोप्स हैं केमिकल बेस्ड है, आपका जितना शैम्पू प्रोडक्ट है, जो भी आपका मतलब हेयर एंड केयर और स्किन केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स है सारे आपके केमिकल बेस्ड है. आपके पेंट्स देख लीजिए, आपका कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिए, सारे ही केमिकल बेस्ड है. तो केमिकल्स की बहुत लार्ज स्केल डिमांड जो है वो बड़ी है, तो इस इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है. क्लियर? केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. अब जो मैंने आपको कॉस्मेटिक्स का भी एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको खाने वाले केमिकल्स का भी एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको खेतों में डालने वाले केमिकल्स का भी दे दिया, तो इट इज डाइवर्सिफाइंग. बहुत सारी मतलब केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं अलग अलग फॉर्म में. कॉटन देखिए आप, जब उसको हमने डाई करना है तो कितने तरीके के हमें केमिकल्स उसके लिए यूज करने पड़ेंगे, राइट? देन इट कंप्राइजेस बोथ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. दोनों ही लेवल पे मैन्युफैक्चर की जाती है, स्मॉल एज वेल एज लार्ज. Rapid growth has been recorded both in inorganic and organic sector. दोनों ही तरीके से केमिकल्स का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों ही सेक्टर्स में जो है ग्रोथ रजिस्टर की गई है. Then inorganic chemical include sulfuric acid used to manufacture fertilizers, synthetic fibers, plastic, adhesive, paints, dyes, stuff, nitric acid, alkalis, soda, ash used to make glass, soaps and detergent, paper and caustic soda. ये आपके inorganic chemical examples आ गए आपके. And these industries are widely spread over the country. आप देखो कितनी सारी चीजों में हमें इन सारी चीजों की जो है जरूरत रहती है. आपका पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है, फर्नीचर की इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें जो है लार्जली डिमांड की जाती है. तो केमिकल्स जो है अलग अलग तरीके से यूज हो रहे हैं, इन अ डाइवर्सिफाइड मैनर यूज हो रहे हैं. These industry, okay, organic chemicals include, organic means जो खेतों में यूज किए जाते हैं, include petrochemicals which are used for manufacturing of synthetic fibers, synthetic rubber, plastic. खेतों के साथ साथ और पर्पस भी सर्व कर रहे हैं, रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. Organic chemical plants are located near oil refinery and petrochemical plants. Then the chemical industry is its own largest consumer. वही इसकी टेक्सटाइल वाली बात आ गई कि अपने ही केमिकल्स जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं उनसे आगे सब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अपने ही केमिकल्स को यूज भी करते हैं. क्योंकि केमिकल जो बना लिया, अब अगर कॉस्मेटिक्स ही है तो केमिकल्स ही डल रहे हैं ना उसमें, तो जो आपने प्रोडक्शन किया है उसको डाइवर्सिफाई करना है, आपने उसी प्रोडक्शन से दूसरी प्रोडक्शन बनानी है, तो हम अपने आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं. क्लियर? देन
basic chemicals undergoes the processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture or directly for the consumer market. ये तो बेसिक सी बात है ही है कि केमिकल्स को जो है आप अलग तरीके से उसे चेंज करते हो, तब जाके वो दूसरी फॉर्म में हम उसे कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? आई होप इट इज क्लियर. केमिकल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के बाद आपके फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लार्ज स्केल आपको पता है कि आजकल खेतों में जो है फर्टिलाइजर्स अलग अलग फॉर्म के जो है उनको यूज किया जाता है ईल्ड पर हेक्टर बढ़ाने के लिए. उपज मतलब जो है पर हेक्टर ईल्ड जो है उसे बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का लार्जली इस्तेमाल किया जाता है और ये फर्टिलाइजर्स मेनली केमिकल बेस्ड ही होते हैं. The fertilizer industry is centered around the production of nitrogenous fertilizers, mainly urea, phosphatic fertilizers and ammonia phosphate, DAP जिसे कहा जाता है, and complex fertilizers which have the combination of nitrogen, phosphate and potash. पूछा गया है क्यों, ऐसा क्यों है? इसको आप देखिएगा कि मेनली मतलब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स ही क्यों बनते हैं हमारे कंट्री में. उसका ये कारण है कि पोटाश जिससे दूसरे फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो हमारी कंट्री में टोटली डेफिसिट है. हमारी कंट्री में उसके रिजर्व्स जो हैं या रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है. It is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. तो हमारी जितने भी फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं वो बाहर से मंगवाई जा रही पोटाश के साथ ही बनाए जाते हैं. क्लियर? After the Green Revolution, the industry expanded to several parts of the country. फर्टिलाइजर्स की लार्ज डिमांड जो है, और अब जनरली भी खेतों में अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी नहीं भी यूज कर रहे तो भी हमें खेतों में आप देखिए कि लार्ज स्केल फर्टिलाइजर्स की डिमांड जो है फार्मर्स करते हैं टाइम टू टाइम. Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala contribute towards the half of the fertilizer production. 1 mark question. And then other significant producers are Andhra Pradesh, Odisha, Rajasthan, Bihar, Maharashtra, Assam, West Bengal, Goa, Delhi, Madhya Pradesh and Karnataka. ये जब हम मैप में करेंगे तो it will be more clear that ways. Clear everybody? This was about fertilizer. Next है हमारी सीमेंट इंडस्ट्री. अब आप देखिए हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम अपने घरों को मॉडिफाई करना चाहते हैं, हम इस तरह के घर से उस तरह के घर में जाना चाहते हैं, हम रोड्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम ऑफिसेस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. तो ये सब कुछ किस चीज़ से पॉसिबल हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीमेंट. तो सीमेंट इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी ना जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपका लैंड को हम अलग पार्ट से यूटिलाइज कर रहे हैं, सेटलमेंट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, अदर देन एग्रीकल्चर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ बिल्ड हो रहा है ना. इसलिए आपकी सीमेंट फैक्ट्री भी जो है उसने भी बहुत ग्रोथ शो की है इन द पास्ट 20 मे बी 2 or 3 decades, right? Cement is essential for construction activities such as building, factories, bridges, roads, airport, dams and other commercial establishment. चाहे कुछ भी बनाना है आपने वो सब आपका सीमेंट से ही बनेगा. This industry requires bulky and heavy raw material like limestone, silica and gypsum. Heavy होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े बड़े ट्रक्स का यूज किया जाता है इनकी ट्रांसपोर्टेशन में. कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन. इन इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए आपके कोल और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत रहती है. ट्रांसपोर्टेशन तो एक प्री रिक्विजिट है ही हर जगह पे. Then the first cement plant was set up in Chennai in 1904. 1 mark question. After independence, the industry expanded largely. क्योंकि डेवलपमेंट हुई है तो डेवलपमेंट हर तरह से हुई है, तो जो कुछ भी बना है जहाँ पर उसके लिए आपको सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए. तो ये फैक्ट्री इंडस्ट्री भी जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ग्रो की है. उसके बाद हम आते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे. अब आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखो, आप देखिए किस तरीके से हम डेवलप हुए हैं, किन स्टेजेस से हमने मूव किया है. पहले
एक गाड़ी होना लग्जरी होता था, आज गाड़ी का होना जो है सबके लिए वो एक नेसेसिटी बन गया है, ताकि इजीली किसी के ऊपर ना डिपेंड होते हुए हम अपने वर्क प्लेस तक पहुंचे और सेफली अपने घर भी वापस आए। कहीं भी जाना है, एवरीबडी हैज देयर ओन कन्वेंस टू मूव अराउंड। क्लियर? तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट ग्रो करेगी ही करेगी। उसके बाद हम ग्लोबलाइज्ड सर्कल का हिस्सा बन रहे हैं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही टाइप के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास ग्लोबल ऑटोमोबाइल की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड व्हीकल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड पैसेंजर। जैसे हमने अब तक देखा है कि इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए एक प्री रिक्विजिट है एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना। तो हर वक्त और आप मतलब एरोप्लेन और ट्रेन से तो नहीं जाओगे ना, एरोप्लेन और ट्रेन तक पहुंचना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है छोटी व्हीकल्स जो हमें प्रोवाइड करती हैं कार्स की फॉर्म में, या ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कोई भी है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो वो सब कुछ जो है पैसेंजर्स की यूजेज के लिए, इस वजह से ये इंडस्ट्री जो है अच्छी खासी ग्रो की है। Trucks, buses, car, motorcycles, scooters, three-wheelers, and multi-utility vehicles are manufactured in India at various center. After the liberalization, again वही बात आ गई, liberalization, that government wanted more of foreign investment with reference to these industries, इसलिए government ने इसको liberalize किया है। The coming of new and contemporary models stimulated the demand for vehicle in the market, which led to healthy growth of industries including passenger cars, 2 and 3 wheelers। अब चाहे आप अपनी बसेस की बात कर लो, चाहे आप अपने ट्रक्स जो लॉजिस्टिक मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे पर्सनल व्हीकल्स की बात कर लो, आप देखोगे हर ब्रांड जो है, हर मतलब गाड़ियों का जो ब्रांड है, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने एक नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना हाई लेवल कंपटीशन है और कितना लार्ज स्केल ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, राइट? द इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन अराउंड दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, ये सब जो है ग्रो किया है लार्ज स्केल। और इन सारी ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं जो एक बड़ा फैक्टर है वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज तो अलग है। क्लियर? ये सारी ग्रोथ कैसे पॉसिबल हुई? आप आज बैठे बैठे अगर फॉरेन कंट्री में जाके बिना गए वहां पर बिजनेस कर पा रहे हो, आपका एक ऑफिस दिल्ली में है, एक ऑफिस आपका लंदन में है, उसके बाद आप यूएस भी चले जाते हो बिजनेस की डील्स के लिए, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? या फिर अगर आप दिल्ली के ही ऑफिस में बैठे हुए हो और वहां से ही आप अपने सारे ऑफिस को कंट्रोल कर पा रहे हो, आपने मीटिंग लेनी है, जस्ट विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप मीटिंग ले पा रहे हो, तो ये सब किसकी देन है? ये सारी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की देन है कि जो हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रेफरेंस में आगे बढ़े हैं, जो आईटी सेक्टर डेवलप हुआ है, आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट के साथ आपकी बाकी की सारी अपने आप ग्रो करेगी हर चीज। इज इट क्लियर? तो आईटी सेक्टर की रेफरेंस में देख लेते हैं एक बार, इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ में है, दोनों को इकट्ठा देखते हैं। Electronic industry covers a wide range of products from transistor set to television, telephone, cellular telecom, telephone exchange, radars, computers and many other equipments required by the telecommunication industry। Satellites तक हम चले गए हैं आज। हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? आपका सैटेलाइट्स की वजह से। तो ये सारा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रेफरेंस में, जो आईटी सेक्टर की रेफरेंस में जो ग्रोथ हुई है, ये सारा उसी का आउटकम है। आप सिंपल देखिए, पहले टेलीविजन कैसे होते थे, कितने बड़े बड़े और मतलब ओल्ड टाइप के होते थे। आज हम स्लीक एलईडी एलसीडी पैनल्स तक पहुंच चुके हैं, राइट? और मोबाइल फोन की रेफरेंस में तो आपको पता ही है कितना एडवांस हो गया है। एसीज आप देखिए कितनी तरह के, कितने डिफरेंट फॉर्म्स में आ गए हैं। तो ऑल दीज इज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है एक अच्छी खासी ग्रोथ इसने रजिस्टर की है। Bangalore has emerged as an electronic capital of India. One mark question. Other important centers of electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, and Coimbatore. Major industry concentration is at Bangalore, Noida, Mumbai, Chennai, Hyderabad, and Pune.
Major impact of this industry has been on the employment generation. Continuing growth in the hardware and software is the key success to the IT industry. आपका जो IT इंडस्ट्रीज है उनकी मेन लोकेशंस जो हैं ये बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, ये आपके कंट्री के IT हब्स कहलाते हैं। और कंटिन्यूअसली आप देखिएगा सॉफ्टवेयर अपडेशन, चाहे आपके हार्डवेयर अपडेशन है, आपके बड़े बड़े पीसीज जो पहले हम टेबल पे रखा करते थे उनसे आज हम स्लीक आपके जो स्क्रीन्स आ गई हैं, या फिर पाम टॉप लैपटॉप्स, कितने तरीके के आपके आईपैड्स और ऑल, पता नहीं, आई तो डोंट इवन नो अबाउट इट। तो कितने तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी हर रेफरेंस में आ रही है, चाहे आप कंप्यूटर्स की रेफरेंस में बात करो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक की रेफरेंस में बात करो, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है लार्ज स्केल ग्रो की है बहुत ज्यादा हद तक, राइट। Then, okay, this is the last part, and industrial pollution we will continue in the last part of the video. Till then, be careful and be safe. God bless you all.